हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको डीसी मोटर का द्वितीय वर्ष का क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें आपको ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर। होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो हम सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? लोड करेंट को सीमित करने के लिए। लोड करेंट को सीमित करेंट तो उसमें सीमित करना होगा नहीं, ठीक है। कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए सीरीज में रहेगा तो कम वोल्टेज पे तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, प्लंजर को ठीक से पकड़ने की कोई बात इसमें नहीं। प्लंजर जब ठीक से नहीं रहेगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाता है। उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा उच्च गति जब बहुत ज़्यादा तेज चलेगी तो उससे रक्षा के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज में करते हैं, जिससे हम कुछ और लोड जोड़ करके उसके लोड को कम किया जा सके और वह स्पीड अपने आप कंट्रोल हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? जो डीसी सीरीज मोटर होती है इलेक्ट्रिक ट्रेन में हमारी कौन सी डीसी सीरीज मोटर आती है, प्रयोग की जाती है, तो उसको किस हिसाब से हम कंट्रोल करते हैं? फील्ड डाइवर्टर लगा करके, फील्ड डाइवर्टर लगा करके, या फील्ड टैपिंग विधि से, या फिर आर्मेचर डाइवर्टर विधि से, या आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि से। ये क्या हो जाता है? फील्ड डाइवर्टर, मतलब उसके फील्ड को डाइवर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी गति को नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला ऑप्शन, इसमें का सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए आपको आंसर भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? खाद्य मोटरों में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? खाद्य मिश्रण मोटरों में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? वोल्टेज नियंत्रण विधि का होता है, या फिर फील्ड डायवर्टर नियंत्रण विधि का होता है, या फिर आर्मेचर डायवर्टर विधि का होता है, फिर श्रृंखला फील्ड टैपिंग विधि का होता है। तो वोल्टेज नियंत्रण मतलब वोल्टेज को नियंत्रण करके इसको गति को नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि जब वोल्टेज नियंत्रण होगा तो गति नियंत्रण होगा, ठीक है। फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि फील्ड को डाइवर्ट करेंगे, इधर से उधर डाइवर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है इस मोटर में। आर्मेचर डाइवर्ट विधि आर्मेचर को डाइवर्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है? श्रृंखला फील्ड टैपिंग विधि। श्रृंखला मतलब सीरीज में फील्ड को इसको टैप करके दूसरे जगह कनेक्ट करके इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। चौथा ऑप्शन सही हो जाता है श्रृंखला फील्ड टैपिंग विधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार के डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच या फिर पीछे की पिच वाईबी से अधिक है? मतलब फ्रंट पिच होता है एक, और एक बैक पिच होता है, ठीक है। मतलब आगे वाली वाइंडिंग होती है और एक पीछे वाली वाइंडिंग होती है। तो किस प्रकार की डीसी आर्मेचर में कौन सी पिच अधिक प्रयोग की जाती है? लैप वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, या रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। जो डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच होता है और बैक पिच में सबसे अधिक कौन सा होता है? रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या है कि एम्पायर कपड़ा है, ट्रिप्लेक्स पेपर है, या फिर मिलीनेक्स पेपर है, या फिर चमड़े का क्या है, कागज है। तो इसमें बाइंडिंग में उपयोग की जाने में कौन सी कुचालक मतलब क्या होता है?
तो उसमें किसी भी प्रकार की करंट को नहीं किया जाता है प्रवाहित, ठीक, प्रवाहित नहीं किया जाता, क्या होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, मिलीनेक्स पेपर, एक ऐसा ऑप्शन है जो तीसरा वाला है, मिलीनेक्स पेपर है, जो हमें क्या करता है, किसी भी प्रकार की सामग्री में क्या करता है कि इसको ग्रोपिंग मतलब नमी न सोखने वाली है, ठीक है। चमड़े में तो सूख ही सकता है, एम्पायर कपड़े ये भी, ट्रिप्लेक्स पेपर ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। डीसी डायरेक्ट करंट हमारी जो मोटर होती है, मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी, मतलब आर्मेचर की दिशा बदल दी जाती है, फिर उसके घूर्णन की भी दिशा क्यों बदल दी जाती है। तो रेटेड गति बनाए रखने के लिए, मतलब गति एक कांस्टेंट होनी चाहिए, उसके लिए होती है, या फिर मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, जो मोटर की विशेषता होती है उसको बनाए रखने के लिए होती है, या फिर आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचने के लिए होता है, या फिर मोटर को ओवरलोडिंग से रोकने के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो ये हो जाता है मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए होता है। क्या होता है, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए होता है, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया हमारा सेकेंड वाला। अब ये आ जाते हैं हम कि 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होते हैं, कितने क्या होते हैं, समानांतर पथ होते हैं। अब इसमें कितने समानांतर पथ होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं। अब इसमें देखिए सॉल्व करना होता है, सॉल्व करके आपको पता चलेगा, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, 2, पोलों की संख्या क्या होगी, 2 होगी, और 2 से हम भाग देते हैं, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होते हैं, तो 4/2 हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, ये कितना हो जाता है हमारा, 2 हो जाता है हमारा, ठीक है। ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है, मतलब सीरीज मोटर जो होती है, जब शुरू में ही उसको हम स्टार्ट करते हैं तो उच्च बलागुण और गति की क्यों पैदा करती है, तो बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण होती है, फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है, या फिर आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं, या फिर मोटी तार के साथ श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग तार होते हैं, क्या होते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है, जो बैक ईएमएफ होता है, ठीक है, इसमें जो होता है बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, इसमें बैक ईएमएफ नहीं होता है, ठीक है, पिछला बलागुण अनुपस्थित होता है, इसलिए क्या होता है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है, तो इसी कारण होता है कि बैक ईएमएफ इसमें उपस्थित नहीं होता है। जब बैक ईएमएफ उपस्थित होता है तो क्या होता है, इस पे लोड पहले से रहता है, तो लोड पहले से रहता है तो उच्च बलागुण गति पैदा नहीं करता, ठीक है। इसका ऑप्शन सही हो जाता है हमारा पहला वाला, क्या हो जाता है, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाए, जो इसमें होल्डिंग करंट होती है उसको श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, डीसी सीरीज मोटर में क्या हो जाता है, होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाए, करंट बढ़ाने के लिए, फिर होल्डिंग कॉइल करंट घटाए, या फिर करंट घटाने के लिए, शंट फील्ड को करंट से बचाने के लिए, या फिर शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, देखिए इसमें जब ये होती है होल्डिंग कॉइल को श्रृंखला में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जो शंट फील्ड खुले होने के कारण, जो शंट फील्ड होता है उसके खुले होने के कारण, ये जब खुला हुआ होता है उसके खुले होने के कारण की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए, इसके लिए मोटर को क्या हो जाता है, सुरक्षित रखने के लिए हो जाता है, जिससे हमारी क्या हो जाती है, मोटर सुरक्षित रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में कॉइल को पकड़ने से जुड़े श्रृंखला अवरोधक का उद्देश्य क्या है, जो श्रृंखला श्रेणी में जुड़े रहते हैं अवरोधक उसका कार्य क्या है, डीसी को पकड़ने में धारा को सीमित करें, या फिर होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाए, या फिर होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज बढ़ाए, या फिर कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज कम करें, या फिर कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज को कम करें। तो क्या हो जाएगा, ABCD
डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में कॉइल को पकड़ने से जुड़े श्रृंखला अवरोधक का उद्देश्य यह होता है कि कुंडली को पकड़ने में धारा क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, करंट जो हमारी क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग की के लिए औसत पिच वाई ए की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 स्लॉटों की संख्या 7 ध्रुवों की संख्या 2। ठीक है, ध्रुव मतलब पोलों की संख्या 2, स्लॉटों की संख्या 7 है और उसकी कंडक्टर की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वाई ए वाई बी की क्या हो जाती है, गणना होती है, इसमें सूत्र होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। अभी स्मार्ट बोर्ड है नहीं मेरा, लेकिन मैं आपको करके दिखा था। तो इसमें क्या हो जाता है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, 6 हो जाता है हमारे। ठीक है, ये क्या देता है, इसको करेंगे 7 दूना 14, 2 दूना 4, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। सीधे आपूर्ति से जुड़ा होता है, या फिर सीधे मतलब आपूर्ति सीधे फेस से जुड़ा रहता है, या फिर सीधे आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है, या आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, या फिर शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। ये क्या होगा, ये हो जाता है अपना डीसी शंट मोटर के साथ 3.3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है 9 वोल्ट कॉइल, ये हमेशा किसमें जुड़ा रहता है, शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में। क्या हो जाता है, जो शंट फील्ड होती है हमारे, उसके साथ ये किसके कैसे जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये कैसे शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेट सामग्री की इंसुलेशन संपत्ति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बाइंडिंग जो होती है, बाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेट सामग्री की इंसुलेशन संपत्ति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फाइबर का, कॉटन टेप का, मिलीनेक्स पेपर का, या फिर वार्निश का, किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाता है, जब बाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेट सामग्री की इंसुलेशन मतलब जब इसमें पैसे ज़्यादा आपको क्या है बढ़ाने हैं, तो किसका उपयोग कर लेना है, वार्निश का। वार्निश आप जितना प्रयोग करेंगे उसका आपका उसमें पैसे लगेंगे। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, कौन सा, वार्निश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। कि जो डीसी मोटर होती है उसके लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता पड़ती है, फील्ड करंट को सीमित करने के लिए, फील्ड वोल्टेज सीमित करने के लिए, फिर मोटर की गति को नियंत्रण रखने के लिए, या फिर आर्मेचर धारा को सीमित करने के लिए। स्टार्टर जो होता है डीसी मोटर में, डायरेक्ट करंट मोटर में जो स्टार्टर होता है वह क्या करता है, वह क्या करता है कि आर्मेचर जो होती है, आर्मेचर की धारा को क्या करता है, सीमित करता है। आर्मेचर की धारा को क्या करने के लिए, सीमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इसमें करंट ज़्यादा ना हो, जिससे वो स्टार्टर इसलिए प्रयोग किया जाता है। नहीं तो स्टार्टर ना रहे तो करंट बहुत ज़्यादा होगी और वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा होगी। करंट और वोल्टेज बहुत ज़्यादा होकर के क्या करेंगे, खराब कर सकते हैं किसको, वाइंडिंग को। ठीक है, तो डीसी मोटर में हमारा कौन सा, आर्मेचर धारा को सीमित करें। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो हमारा नियम है, मोशन है, फ्लक्स है, करंट है। अब किसको ये दर्शाता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है, पाम का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, थंब का नियम है। बताइए कि कौन सा है, ये कौन सा हाथ है हमारा। अब ऐसे है, सभी को पता होना चाहिए कौन सा है, बायां हाथ हमारा है। कौन सा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, कौन सा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक भारी भार डालने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। अचानक से जब भारी भार डालना होता है तो किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है, शंट मोटर का, या फिर श्रृंखला मोटर का, या फिर विभेदक यौगिक मोटर का, या फिर संचयी यौगिक मोटर का। ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा है?
इसमें हो जाता है संचयी यौगिक मोटर। क्या हो जाती है हमारी संचयी यौगिक मोटर जो होती है हमारी, क्या हो जाती है, अचानक से भारी भार डालने के लिए प्रयोग की। ठीक है, इस पर आप अचानक से भी कितना भार दे सकते हैं। चलो अगली अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है उसमें प्रतिरोध को मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मेगर का, मल्टीमीटर का, सीरीज प्रकार का ओममीटर या फिर केल्विन ब्रिज। आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध मापने के लिए, अब बाहरी जो होता है उसके प्रतिरोध को मापने के लिए तो हम मीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आर्मेचर जो वाइंडिंग रहता है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग रहती है उसके प्रतिरोध को मापने के लिए तो हमें क्या होना चाहिए, इसमें सबसे वो लग रहा है पुराना कौन सा है, मल्टीमीटर से तो नाप नहीं सकते, सीरीज प्रकार का ओममीटर से तो हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाता है, केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज से हम क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीसी कंपाउंड मोटरों को कहाँ प्राथमिकता दी जाती है। डीसी कंपाउंड जो मोटर रहती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रयोग किया जाता है। लगातार लोड आवश्यकताएं होती है, लगातार गति की आवश्यकताएं होती है, उच्च आरंभिक टॉर्क की आवश्यकताएं होती है, फिर अलग अलग लोड आवश्यकताओं के तहत लगातार गति करती है। ये किस लिए प्रयोग किए जाती है, जो डीसी कंपाउंड मोटर को कहाँ प्राथमिकता दी जाती है, तो सबसे ज़्यादा मोटरों को, इन मोटरों को सबसे ज़्यादा कहाँ दी जाती है, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के तहत लगातार गति के लिए। ठीक है, अलग अलग जो लोड होती है, अलग अलग जो लोड होती है उसके लिए अलग अलग यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाता है, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के तहत लगातार गति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस शब्द का नाम क्या है जो कॉइल 1 का अंतिम लीड कम्यूटेटर के माध्यम से एडजस्ट कॉइल 2 के शुरुआती लीड से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन हमारा, उस शब्द का नाम क्या है जो कॉइल फर्स्ट का अंतिम लीड कम्यूटेटर के माध्यम से एडजस्ट कॉइल 2 के शुरुआती लीड से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है, फिर डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है, सिंप्लेक्स वेब बाइंडिंग होती है, डुप्लेक्स वेब बाइंडिंग होती है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से हो जाता है सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है हमारा एक अंतिम का लीड कम्यूटेटर के माध्यम से एडजस्ट टू, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से जुड़ा हुआ जो होता है उसे कौन सा बोलते हैं, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, पहला सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन हमारा है, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। निरंतर जो गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, डीसी श्रृंखला मोटर का, या फिर डीसी शंट मोटर का, या फिर डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर का, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का। निरंतर जो गति होती है ड्राइव के लिए, जो इसमें गति की ड्राइव होती है, ड्राइव जो लगाई जाती है डीसी मोटर का, तो कहाँ पे प्रयोग की जाती है, कौन सा हो जाता है, डीसी शंट मोटर के लिए। किसके लिए हो जाता है, वो हो जाता है डीसी शंट मोटर के लिए। ठीक है, क्या जाता है हमारा, डीसी शंट मोटर मतलब दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है। जब इसमें आपूर्ति मतलब क्या हो जाती है, तीन टर्मिनल्स होते हैं आर बाई बी, जब इसमें आपस में बदल दिए जाते हैं तब एक है धीमी गति से चलती है, तेज रफ्तार से चलती है, एक ही दिशा में चलता है या उल्टी दिशा में चलता है। अभी आप सोचने लायक क्वेश्चन है कि ये क्या हो जाता है कि जब उसका फेज उल्टा करेंगे तो कैसे चलेगा। अभी आप लोग सोचिएगा जरूर कि डीसी शंट मोटर में क्या, अभी एसी हमारा क्या हो जाता है, जैसे ही उसका हम क्या करते हैं फेज बदलेंगे तो मोटर की गति क्या हो जाती है, बदल जाती है उल्टी दिशा में। लेकिन अब ये डीसी की बात कर रहा है तो क्या कर सकता है, ये डीसी एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, कहाँ चलता है, ये डीसी जो होता है एक ही दिशा में चलता रहता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि एसी और डीसी की बात खास बात है। एसी उल्टा चल सकता है लेकिन डीसी जो होता है एक ही दिशा में चलता रहता है। अब इस टेस्टर का नाम क्या है, एक टेस्टर है, देख लीजिए ये हमारा क्या है, एक टेस्टर है। अब इस टेस्टर में हमें देखना है
क्या है ये? ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट है, या फिर शॉर्टेड कॉइल टेस्ट है, या फिर खुले कुंडली के लिए परीक्षण, या फिर ड्रॉप टेस्ट है? ये कौन सा टेस्ट है हमारा? तो ये हमारा ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट है। क्या हो जाता है? ये ग्राउंडेड मतलब नीचे जमीन के लिए हमको टेस्ट करना है कि कॉइल कैसा है, तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं किसके? ग्राउंडेड कॉइल या टेस्ट है। इससे हमें पता चल सकता है कि हमारा कॉइल ग्राउंड है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वार्निश से पहले वार्निश से पहले नए रिवाइंडर आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? जो रिवाइंडर उसमें लगाएंगे तो पहले उसको गर्म क्यों किया जाना चाहिए? इससे नमी को बाहर निकाले, वार्निश के त्वरित सुखाने के लिए मदद करे, या अंदर वार्निश घुसना आसान बनाए, या फिर वार्निश के समान प्रसार को बनाए रखे। इसलिए होता है। तो वार्निश से पहले रिवाइंडर आर्मेचर को करना क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें जो नमी होती है वह आराम से बाहर निकल जाए, इसलिए हम इसका क्या कर सकते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन ए वाला हमारा हो जाता है, सॉरी ऑप्शन ए हो जाता है, इससे नमी को बाहर। ठीक है, कभी कभी आंसर टिक हो जा रहा है इधर से उधर। ठीक है, चलिए। 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? ठीक है, अब इसमें विपरीत मतलब उल्टा, कुंडली में घुमाव की संख्या बदलना। अब कुंडली में घुमाव की संख्या आपको बदलना है, या फिर कुंडली में घुमाव की संख्या आप बदलेंगे, या फिर कॉइल्स की श्रेणी संयोजन बनाना, या कॉइल्स को श्रेणी में संयोजन करेंगे, या फिर कॉइल के समांतर संयोजन बनाना, या फिर धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना है। क्या हो जाएगा? तो 4 ध्रुव डीसी मोटर को आसन्न ध्रुव पर विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? तो धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। धारा प्रवाह को क्या करेंगे? हम अलग दिशा में बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? कौन सा वाइंडिंग परीक्षण जो होता है इस वाइंडिंग दोष द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ये देखिए हमारे क्या खुली कुंडली होगा, लघुपतित कुंडली होगा, या फिर ग्राउंडेड कॉइल होगा, या फिर ग्राउंडेड कोर कॉइल होगा। तो ये क्या है? खुली कुंडली के लिए प्रयोग के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रयोग का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। फिर हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे आप सभी के लिए। आप सभी लोग मेरे वीडियो को प्यार जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लाइक कराइएगा। आप सभी के लिए ये बहुत ही द्वितीय वर्ष वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एग्जाम में जरूर 2-4 क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे हम आप सभी के लिए कुछ न कुछ नया।